हाँ नमस्ते। हम आगे करेंगे। आर्टिकल 108 तक हो गए थे। अब अपनी क्लास कंटिन्यू होगी आर्टिकल 109 से। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। एक एक करके करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ऐसे याद कर लेंगे इसको आर्टिकल वाइज, तो कि ये कुछ आर्टिकल एक साथ याद करें। मैं याद करवाता हूँ आपको ताकि थोड़ा ठीक रहेगा। 108, 109, 110, 111, 112। देखो, इनको कई बार परीक्षा में मैच करवाने वाला क्वेश्चन आ जाता है कि इनका मिलान करो। अब हम क्या मिलान करें, कुछ आ ही नहीं रहा है। देखिए, 108 में क्या होता है कि एम्बुलेंस आती है। 108 पे एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस जब आएगी तो सारे लोग संयुक्त हो जाएंगे, एक जगह बैठ जाएंगे। तो संयुक्त बैठक जो है, जॉइंट सीटिंग, जॉइंट सीटिंग, उसकी बात तो 108 में याद हो गई। जॉइंट बैठक आ गई। 109, आपको कोई कहे कि यार 200 500 रुपए देना, तो आप यस करोगे कि नो करोगे? हम तो नो ही करेंगे। तो ये बेसिकली बात है धन विधेयक के बारे में, और ये भी बात है धन विधेयक के बारे में। बस इतना कि याद रख लो, पहले धन विधेयक की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और फिर धन विधेयक की परिभाषा है। तो प्रोसीजर 109 में है, और डेफिनेशन है मनी बिल की, वो 110 में है। तो ये प्रोसीजर है मनी बिल की, ये भी मनी बिल को लेकर है, और ये भी मनी बिल को लेकर है। ये प्रोसीजर है और ये डेफिनेशन है। क्लियर? ओके। अब देखो, राष्ट्रपति गले में 3 डंडे लगाएगा। इसका मतलब 111 में राष्ट्रपति का क्या है? विटो, विटो पावर। और जितने डंडे यहाँ लिखे हुए हैं उतने ही राष्ट्रपति के पास में विटो हैं। 3 प्रकार के विटो हैं। हम इसको थोड़ा देख लेंगे आगे। 112, 112, 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको पॉपुलर नाम बोलते बजट, बजट याद रह जाएगा। 112 में बाहर कम करेंगे सरकार अपना बजट देके। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये अब याद करो, 108, 109, 110, 111, 112 इतने आर्टिकल हमने डिस्कस किए। ठीक है, 108 हो गया। अब 109 देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। इसकी बात क्या कहती है? थोड़ा सा इसको जूम करूं क्या? फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा ना? आराम से चलिए, देखिए सवाल है। सवाल तो क्या, 109 का आर्टिकल है। ये कहता है 109 में देखिए कितने भाग है, 1 2 3 और 4, और 4 के बाद में 5, टोटल 109 के 5 भाग है। और ये किसके बारे में बताता है? धन विधेयक के बारे में। आराम से देखो, याद करते चलो, याद कराता हूं आपको। क्या इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है, धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। फाइनेंस बिल शैल नॉट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। देखो कितना उल्टा लिख दिया इन्होंने ना। ये लिख देते कि लोकसभा में रखा जाएगा, नहीं। ये पूरा स्थापित का मतलब इंट्रोड्यूस करना, रखना। देखिए, इसका मतलब यहाँ पे समझ में आता है कि भारत में लोकप्रिय संप्रभुता है। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब है जनता सर्वे सर्वा है, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं। पैसा जनता का है, तो पैसे की जिम्मेदारी किसकी होगी? जनता के प्रतिनिधियों की। इसका मतलब जनता कहाँ पे बैठी है? लोकसभा में। इसका मतलब पहली लाइन आप याद रखेंगे कि जो मनी बिल है वो कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा? लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए पारित मतलब भेजा जाएगा। और राज्यसभा
विधेयक की प्राप्ति की तारीख से कितने दिन, 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इसका मतलब धन विधेयक कहाँ रखा जाएगा, पहले लोकसभा में अर्थात राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। जैसे ही लोकसभा में धन विधेयक रखा, लोकसभा ने धन विधेयक को पारित किया, राज्यसभा के पास में गया, राज्यसभा उसको 14 दिन तक उसको पढ़ सकती है, कोई सिफारिश है तो वो दे सकती है। देखिए संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन यहाँ लिखा ही नहीं है, यहाँ तो केवल लिखा हुआ सिफारिश। इसका मतलब राज्यसभा को ये लगे कि आपको थोड़ा सा इसमें ये सुधार करना चाहिए, लोकसभा करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। ये टोटली डिस्क्रिशन है लोकसभा का। कई बार परीक्षा में सवाल आता है, धन विधेयक को लोकसभा, माफी चाहता हूँ, धन विधेयक को राज्यसभा, धन विधेयक के बारे में राज्यसभा कोई सिफारिश नहीं दे सकती। गलत बात है, सिफारिश तो दे ही सकती है, सिफारिश मानना नहीं मानना लोकसभा पर है, और राज्यसभा धन विधेयक को लेकर कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। देखिए आगे बढ़ते हैं 30। अब देखिए, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए और लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधन सहित दोनों सदनों से पारित कर दिया समझा जाएगा। राज्यसभा ने सिफारिश दी, धन विधेयक वापस लोकसभा में आया, लोकसभा ने कहा कि यस हम स्वीकार करते हैं, तो दोनों सदनों से पारित समझ लिया जाएगा। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया। अगर सिफारिश मान ली लोकसभा ने तो सिफारिश के सहित पारित समझा जाएगा, सिफारिश नहीं मानी तो ऐसा समझा जाएगा कि जैसा लोकसभा ने ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल धन विधेयक राज्यसभा में भेजा था वैसा का वैसा पारित हो गया। यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए पारित धन विधेयक उक्त 14 दिन अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जाएगा इसमें लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। समझ में आ गया? बहुत बेसिक सी बात है। यहाँ से 2 या 3 सवाल हम निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात हम निकाल लेंगे 109। देखिए ध्यान से देखो, धन विधेयक कौन से हाउस में रखा जाएगा? हमेशा लोकसभा में रखा जाएगा। तो इसका एक इम्प्लाइड पार्ट है कि राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये आएगा कि राज्यसभा को धन विधेयक पर कौन सी शक्ति है? केवल सिफारिश की शक्ति है, ओनली रिकमेंडेशन, सिफारिश की शक्ति है केवल। सिफारिश मानना है नहीं मानना टोटली डिपेंड लोकसभा पर कर रहा है। और ये जो सिफारिश है ये कितने दिन में अधिकतम दी जा सकती है? ओनली 14 डेज, 14 दिन। याद रह जाएगा ना? तो इसका मतलब सारा का सारा जो धन विधेयक है वो किसका विशेष अधिकार हो गया? लोकसभा का। क्योंकि यहाँ अपना ये जो जनता का सदन है, कार्यात्मक परिसंघ है, अपना फंक्शनल फेडरलिज्म है, दैट्स वाई द पावर ऑफ मनी विल इन्वेस्टेड इन पब्लिक, एंड हियर पब्लिक मीन हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी कि धन विधेयक पर क्या पावर है। अब अगली बात ये देखिए, अगली बात ये कि आर्टिकल 107 जो है 107, उसमें बेसिकली लिखा हुआ कि धन विधेयक भी एक प्रकार का वित्त विधेयक है। इसको समझा देता हूँ मैं, चिंता मत करो। समझ में आ गया यहाँ तक बात? यहाँ से सवाल आएगा, गड़बड़ नहीं करेंगे ना आप लोग, बहुत ध्यान से उसको पढ़ लेना और फिर सही करके आना। अब देखिए, अब धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से मामले आते हैं। जैसे ये कैसे लगा के, मतलब ऐसे लगा के, और जीतक का मामला, शायद जीतक ही एक बार मैं देख के बताता हूँ। 6, हाँ,
टोटल 7 मैटर हैं जो कंसीडर किए जाएंगे धन विधेयक संबंधित। मैं आपको अच्छे से याद करके बता दूंगा, अगर याद नहीं हो रहा तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बेसिकली हमें बताता है धन विधेयक के बारे में, ये धन विधेयक में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। देखिए अभी बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 110, इसको ऐसे ही कर लेते हैं हम 110। तो बताओ सवाल आए कि 110 में किसके बारे में है, तो क्या बताओगे? धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन है, परिभाषा है किसके बारे में? मनी बिल के बारे में, धन विधेयक के बारे में। और ये धन विधेयक की परिभाषा बेसिकली 110 के खंड ए से लगा के और जी तक है ना। और इसका मतलब टोटल 7 बातें धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है। अब इनको अगर पढ़ते हैं तब तो बड़ा इरिटेशन होता है कि यार ये धन विधेयक समझ में आएगा कि नहीं आएगा। मैं इसको बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो धन विधेयक में आएंगे। सवाल आ जाए कभी, निम्नलिखित में से कौन सा एक सब्जेक्ट, कौन सा एक विषय, कौन सी एक बात धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है या नहीं है, तो आप कर लोगे। देखो ये अपना संचित निधि हो गया, तो ध्यान से देख लो, याद हो जाएगा। या तो संचित निधि हो गया या इसको आकस्मिक निधि बोल सकते हैं, आकस्मिक निधि, कंसोलिडेशन फंड एंड कंटिजेंसीज फंड। तो याद रखें, संचित निधि या आकस्मिक निधि से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट आएगा वो धन विधेयक कहलाएगा। याद हो गया। अब इधर देखो आगे, इस संचित निधि, ये तो एक फंड है, इस फंड में पैसे 2 प्रकार से डाल सकते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। तो 2 प्रकार से पैसे डाल दिए, या तो पैसे डालेंगे हम टैक्स, जनता पर कर लगाकर, और या पैसे डालेंगे हम बोरोइंग लेकर, उधार लेकर। याद हो रहा है? टैक्स। अब आपको पूछेगी जीएसटी क्या, बोलोगे धन विधेयक है। क्यों? क्योंकि कर से संबंधित कोई भी विधेयक धन विधेयक कहलाता है। भारत सरकार की जो उधारियां हैं धन विधेयक कहलाएगा, उधार संबंधित कोई विषय। तो कितने सब्जेक्ट हो गए? देखो 1 2 3 विषय तो हो गए। 2 प्रकार से पैसे डाल सकते हैं, 2 ही प्रकार से पैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आपने 2 प्रकार से पैसे डाल लिए तो फिर 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक तो निकालेंगे संचित निधि पर भारित व्यय। भारित व्यय का मतलब है, हम समझते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल का जो वेतन होता है वो संचित निधि पर भारित होता है। इसका मतलब उस पर वोटिंग नहीं हो सकती जब भी पैसा निकाला जाएगा। हाँ, डिस्कशन हो सकता है। और एक होता है विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल, एक विनियोग विधेयक से पैसा निकालना। समझ में आ गया? तो कितने विषय हो गए? टैक्स, उधार, भारित व्यय, विनियोग विधेयक, और ये 5 तो हो गए। फिर छठे में इनकी ऑडिट से संबंधित काम आ जाएगा, ऑडिट रिसिप्ट्स। तो कोई ऑडिट, अब पैसे निकाले तो इनकी ऑडिट भी करनी पड़ेगी, रिसिप्ट्स भी देनी पड़ेंगी। हो गया। तो टोटल 6 हो गए। और एक लिख दिया इनसे संबंधित कोई भी अन्य विषय, अदर सब्जेक्ट। तो 7वां है अन्य विषय। अब अगर हमें पूछा जाता है धन विधेयक परिभाषा 110 के 1 के खंड ए से लगा के जी तक परिभाषा है, और धन विधेयक में टोटल कितनी बातें शामिल होती हैं? 7 बातें शामिल होती हैं। एक संचित निधि, आकस्मिक निधि, एक टैक्स, एक उधार, भारित व्यय, विनियोग विधेयक, ऑडिट रिसिप्ट और अन्य सब्जेक्ट। समझ में आ गया? चलिए आगे देखो, ये यहाँ से लगा के, और ये देखिए ये यहाँ से लगा के, और सारा सारा कि ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। किसी टैक्स से संबंधित बात है, उधार लेने से संबंधित बात है, संचित निधि की बात है, विनियोग विधेयक की बात है, संचित निधि पर भारित व्यय की बात है, अनुषंगिक कोई अदर विषय आ गए इससे संबंधित। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ना केवल ये बताया गया कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, बल्कि यहाँ पे ये भी बताया गया कि कौन से सब्जेक्ट धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं किए जाएंगे। देखिए, कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्माने या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा
अनुज्ञप्ति लाइसेंस के लिए फीस की या की गई सेवाओं की फीस की मांग का या उसके संदाय का उपबंध करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कभी परीक्षा में आई, ये पूछ रहा है कि अगर कोई मौद्रिक दंड शास्ति जुर्माना लगाया है उसकी राशि, कोई लाइसेंस फीस है उसकी राशि, कोई भुगतान की राशि, या फिर एक स्थानीय पराधिकारी के कर की बात आएगी, किसी स्थानीय पराधिकारी द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिवार परिवर्तन या विनिमय का उपबंध। समझ में आ गया कि देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये कह रहा है कि ये धन विधेयक है जब पैसे की बात आई। यहाँ पे यूं कह रहे हैं कि कौन सा विधेयक, कौन सी बात धन विधेयक में शामिल नहीं की गई है। देखिए ये हो गया 110 का खंड 1, ठीक है ना। खंड 2 में क्या लिखा हुआ, 2 में लिखा हुआ कि निम्नलिखित सब्जेक्ट, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ये धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं है। पहला है अगर कोई फीस या जुर्माना, पहला फीस लिख देता हूं, दूसरा क्योंकि बात तो फीस और जुर्माने में पैसे की आ रही है ना, नहीं है जुर्माना, या फिर लोकल अथॉरिटी स्थानीय पराधिकारी, स्थानीय पराधिकारी का कोई भी टैक्स नहीं आएगा। समझ में आ गई ना बात। अब आगे देखो, आगे यूं कह रहा है यदि, अब आगे ये भी बताया गया है कि यदि प्रश्न उठता कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं तो ये निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो तीसरे में बात ये लिख दी कि लोकसभा अध्यक्ष इस पर निर्णय करेगा। तो तीसरी बात कह रहा है कि हु विल डिटरमाइंड, यहाँ पे मैं लिखता हूं लोकसभा स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, दोनों बात लोकसभा अध्यक्ष को लेकर ही आई है। ये कह रहा है जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन, 109 में क्या था, धन विधेयक की परिभाषा, 109 के अधीन राज्यसभा को जब पारित भेजा जाता है और जब वो अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास में जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित ये प्रमाण प्रस्तांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक है। 2 बार प्रमाणित करेगा, एक बार तो राज्यसभा में भेजेगा तब, और एक बार राष्ट्रपति के पास में जाएगा तब। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चौथे में बात कह रहा है, ये प्रस्तांकन की बात कह रहा है, प्रस्तांकन 4, चौथे में प्रस्तांकन की बात है। एंड्रोस कौन करेगा, पृष्ठांकन, और पृष्ठांकन की जिम्मेदारी किसकी है, लोकसभा स्पीकर की, अध्यक्ष की, एलएस की। कब करेगा, 2 बार, एक बार राज्यसभा में भेजते टाइम और एक बार राष्ट्रपति के पास भेजते टाइम। बताओ धन विधेयक की बात आपको अच्छे समझ में आई कि नहीं आई। धन विधेयक वाले में कितने खंड लिखे हैं, टोटल 4 खंड लिखे हुए हैं। पहला ये कहता है कि धन विधेयक की परिभाषा में क्या क्या शामिल किया जाएगा। फिर इमेजिन करो कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करेगा। पर हाँ, ये 3 चीज़ें धन विधेयक में नहीं आती हैं। सवाल आए परीक्षा में, कोई फीस, जुर्माना, या कोई जो लोकल अथॉरिटी है, ग्राम पंचायत, पंचायत राज, ऐसा याद कर लो, उनके कोई अगर टैक्स वगैरह नहीं आएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 111 की। देखो 111 को हमने ऐसे याद किया था, तो आगे ले लेते हैं 111। क्या याद किया था कि राष्ट्रपति की अनुमति, जिसको हम वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए मूल जो संविधान है, ओरिजिनल संविधान है, विधेयक को देखो, ये विधेयकों पर अनुमति, मान लो सवाल पूछ ले कि अनुच्छेद 111 की भाषा है राष्ट्रपति का वीटो, वीटो शब्द नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है विधेयकों पर अनुमति।
असेंट कैसे मिलेगी राष्ट्रपति की? सबसे पहले देखो इसमें कितनी बात लिखी हुई है। इसमें असल में देखा जाए तो ये 111 का जो खंड है इसका केवल एक ही क्लॉज है और वो आपको पूरी पूरी बात समझा देता है। पर इसको ध्यान से समझना और बहुत माइन्यूट डिटेल के साथ इसमें जाना जरूरी हो जाता है। देखिए इसको ऐसे समझेंगे हम लोग, दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देगा या अनुमति रोक लेता है। ये रोक लेता है। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको यहां समझ में आ रही है? तो कहीं ऐसा लिखा हो ना कि अनुमति नहीं देगा, ऐसा तो लिखा ही नहीं है। देखो क्या सब लिखा हुआ, अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। दूसरी बात, परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, उस विधेयक को यदि वह धन विधेयक नहीं है तो सदनों को संदेश के साथ लौटाएगा कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं निर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करे और विशेषतः किसी ऐसे संशोधन की वांछनीयता पर विचार करें कि अपने संदेश में सिफारिश की, और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता तब तदनुसार पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक पर दोनों सदन संशोधन सहित या उसके बिना पारित कर दिया जाता तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं रोकेगा। यहाँ पे कॉमन शब्द देखो क्या क्या आ रहे हैं, कॉमन शब्द आ रहे हैं वो हम देखते हैं। कॉमन शब्द पहला आ रहा है कि कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है राष्ट्रपति के समक्ष तो राष्ट्रपति घोषित करेगा, अनुमति देता है, अनुमति एक तो ये शब्द रोक लेता है या देता है, ठीक है। अगली बात यहाँ पे क्या लिखी हुई है, अगली बात ये लिखी हुई है कि यथाशीघ्र, यथाशीघ्र क्या क्या मतलब है इसको समझेंगे यहाँ पे। और इस पर लिखा हुआ है पुनर्विचार, संशोधन निर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार, और पुनर्विचार तो एक पुनर्विचार, यहीं पे राष्ट्रपति के तीनों विटो आ गए, है ना। देखो पहला है अनुमति रोक लेना, यथाशीघ्र और पुनर्विचार, तीन ही तो शब्द लिखे हुए। भाई अनुमति देता है तो यस हो गया, बिल में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुमति रोक लेना, विथ होल्ड कर लेना, और रोक लेना का मतलब उसको बोलते हैं आत्यांतिक विटो, एब्सोल्यूट विटो, आत्यांतिक विटो। उसके बाद में लिखा हुआ है यथाशीघ्र, यथाशीघ्र कितना, 5 साल। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का एक कार्यकाल 5 साल होता, तो यथाशीघ्र यहाँ पे मतलब अपने कार्यकाल तक की बात है। तो रोक लिया मतलब जेबी विट्टो, पुनर्विचार के लिए लौटाएगा मतलब निलंबकारी विट्टो, सस्पेंशन विट्टो, तो निलंबकारी विट्टो, बस हो गया। तो आपको क्वेश्चन पूछे कि आत्यांतिक विट्टो में क्या होता है, अनुमति रोक लेना। जेबी विट्टो में क्या होता है, अपने पास रख लेना, मतलब यथाशीघ्र, यथाशीघ्र का मतलब यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा हुआ है। और पुनर्विचार के लिए लौटा देना, इसका मतलब क्या है कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देना, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति का निलंबकारी विट्टो। इसको मैंने याद किया विलंबकारी से, विलंब करवा दिया उसने जबरदस्ती, एक बार आया वापस आया। पर याद रखेंगे आप परीक्षा में कि अगर एक बार पुनर्विचार के बाद में राष्ट्रपति के पास में आता तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देगा। विट्टो को हमने ऐसे याद कर सकते हैं, ये अपना त्रिभुज, यहाँ पे है अनुमति रोक लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है अनुमति यथाशीघ्र शब्द, और यहाँ पे है पुनर्विचार। अब देखिए ये कोई बिल आया राष्ट्रपति के पास में, तो राष्ट्रपति रोक लेगा, अनुमति उस बिल पर दी नहीं राष्ट्रपति ने, तो क्या मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, कौन सा विट्टो, आत्यांतिक, अब्सोल्यूट विट्टो लगा दिया, आत्यांतिक विट्टो। वो अगर पुनर्विचार के लिए भेज रहा तो राष्ट्रपति क्या करा रहा है, यहाँ पे विलंब करा रहा है, तो निलंबकारी विट्टो, सस्पेंशन विट्टो।
और अगर वो विथ होल्ड कर रहा है अपने पास में, जेब में रख रहा है अनिश्चित काल के लिए, तो इसको कौन सा वीटो बोलते हैं? जेबी या पॉकेट वीटो। जेबी में डाल लिया या पॉकेट वीटो। समझ में आ गया क्या? अब आपसे सवाल आए कि राष्ट्रपति के पास में अगर कोई बिल आता है उसके अनुमति के लिए, तब राष्ट्र के पास कितने ऑप्शन होते हैं? हम कहेंगे भाई 3 ऑप्शन है भी इस हिसाब से। पहला वो रोक लेगा, फिर पुनर्विचार, और अगला यथाशीघ्र। एक चीज और याद रखेंगे, ये पुनर्विचार धन विधेयक को छोड़कर ही करेगा। धन विधेयक, इसका मतलब अगर कोई धन विधेयक है, अगर कोई मनी बिल है, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। और अगली बात, अगर कोई संविधान संशोधन बिल आया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल, हमने इसको देख रखा है। संविधान संशोधन अगर बिल आ गया तो संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देगा, ना रोकेगा, ना पुनर्विचार के लिए भेजेगा। ये 24वें संविधान संशोधन से तय कर दिया था कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल पर यह विटो का प्रयोग नहीं कर सकता। सवाल आ जाए कि राष्ट्रपति अपने तीनों विटो का प्रयोग, तो देखिए साधारण विधेयक आ गया, धन विधेयक आ गया, वित्त विधेयक आ गया, और मैंने जानबूझ के अलग लिखा है, और संविधान संशोधन आ गया। ये जो संविधान संशोधन वाला, इस पर कोई विटो का प्रयोग नहीं होगा, नो विटो, क्योंकि उसको तो अनुमति देनी ही पड़ेगी। अगर वित्त विधेयक आ गया तो सभी विटो, मतलब 1, 2, तीनों विटो प्रयोग कर सकता हो। अगर धन विधेयक आ गया तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, पर 2 विटो का प्रयोग कर सकता है। कौन सा? एक तो रोक लेना, और एक पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, तो या तो वो जेब में डाल लिया, और या वो अनुमति रोक लेता है। लेकिन जेबी विटो भारत के मतलब व्याख्याकार कह रहे हैं कि भाई जेबी विटो का प्रयोग नहीं होगा, वो विथ होल्ड कर लेगा, और रोक लेने का मतलब यहाँ पे जेबी विटो ही है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, ये थोड़ा सा गलत पढ़ने के कारण आते हैं कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी अनुमति देगा ही देगा, ऐसी बात नहीं है भाई, वो रोक सकता अनुमति, याद रखेंगे आप इस बात को। हाँ, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता धन विधेयक को, बाकी अनुमति रोक सकता है। और साधारण विधेयक पर तीनों विटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। समझ में आ गया ना? तो देखो, संविधान संशोधन पर तो कोई विटो यूज नहीं हो सकता, इनका क्रम ऐसे बढ़ता जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सबसे बड़ा है, उसके बाद में सबसे कम विटो धन विधेयक पर, मनी बिल पर, उसके बाद में वित्त विधेयक, और ये साधारण विधेयक तो सेम ही हो गया, तो फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल, ये क्रम चलता है इनका, ताकि बहुत ज़्यादा गहराई में बात हो जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आ जाओ आर्टिकल 112, और ये है बेसिकली बजट के बारे में। देखिए, वैसे जो बजट की चीज़ें हैं वो समझ में आती है कि हम जब पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स वाला पार्ट, तब थोड़ा बजट की अच्छी समझ होती है। मैं आर्टिकल का मोटा मोटा आपको एक संदर्भ दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ वो बेसिकली इकोनॉमिक्स में आपको पता लगता है कि कौन सी राजस्व आय है, कौन सा राजस्व व्यय है, कौन सी पूंजीगत आय है, कौन सा पूंजीगत व्यय है, बजटीय घाटे क्या होते हैं, राजकोषीय घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। यहाँ मोटा मोटी संदर्भ ले लेते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112। भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिकल 112 बेसिकली वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 112(1) की बात करें तो राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक विवरण कहा गया है। देखिए, अपने दिमाग में कई बार ऐसा सवाल आ जाता है कि वार्षिक जो वित्तीय विवरण है ये केवल लोकसभा में रखाया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? दोनों सदनों के समक्ष। और हमारे दिमाग में आता है कि बजट तो वित्त मंत्री की जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, राष्ट्रपति की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
राष्ट्रपति रखवाएगा। ठीक, अगली बात, वार्षिक वितरण में दिए गए वे प्राकलित में क्या क्या शामिल होता है? देखिए, भारत सरकार की संचित निधि पर भारित वे शामिल होते हैं और इसमें वे की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशि किए जाने वाले अन्य वे राशियां भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अब ये बताया गया कि कौन कौन से वे हैं जो भारत की संचित निधि पर आएंगे। हमें पता है, देखिए, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, राज्यसभा का सभापति, ऐसे ऋण दायित्व है जो कि भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके संबंध में पेंशन। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी राज्य के संबंध में अधिकार का प्रयोग करता है। उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को जो वेतन है वो संबंधित राज्य की निधि से भुगतान करेंगे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन जो हाईकोर्ट की दे कौन, वो तो अलग अलग राज्यों में नौकरी करके आते हैं, तो उनको पेंशन कौन सा राज्य दे? तो पेंशन भारत सरकार देती है। तो कभी क्वेश्चन आए परीक्षा में कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, हालांकि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसको, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते हैं वो तो संबंधित राज्य देता है जिस राज्य में वो सर्विस करते हैं, और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का जो पेंशन है, ये पेंशन कौन देता है? भारत सरकार देती है, लिखा हुआ है। या जो भारत के डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के किसी क्षेत्र के संबंध में काम कर रहा था, सीएजी के वेतन भत्ते पेंशन सारे के सारे भारित होंगे। किसी उच्च न्यायालय मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय डिग्री 50 अपेक्षित राशियां, जैसे कोई न्यायालय ने कोई ऐसा सरकार को आदेश दिया कि आप 1 लाख का भुगतान करो, वो संचित निधि पर भारित होगा। कोई अन्य वे जो इस संविधान या संसद व विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित कर दिया जाए, कोई अदर वे भी इसमें शामिल कर लिया गया। बहरहाल ये 5-6 बातें जो बजट में शामिल कर रखी हैं, बस इतना याद रख लेना आप लोग। वार्षिक जो वित्तीय विवरण है वो अनुच्छेद 112 में बेसिकली मेंशन किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरणों किसकी जिम्मेदारी है? भारत के राष्ट्रपति की। आगे देखते हैं आर्टिकल 113 में बेसिकली 3 बातें हैं, इनको हम अच्छे समझते हैं। आर्टिकल 113 पहले पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ संसद में प्राक्कलन एस्टीमेट जो होते हैं, उन एस्टीमेट के संबंध में क्या क्या प्रक्रिया है प्राक्कलन के संबंध में। एक 113 प्राक्कलन के संबंध में ध्यान से देखें, और इसके कितने भाग हैं? टोटल 3 भाग हैं। ठीक है, देखिए इसको एक एक को समझते हैं। प्राक्कलन एस्टीमेट क्या क्या होते हैं? प्राक्कलन में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित वे से संबंधित हैं, वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। बहुत अच्छे से कितना एस्टीमेट है, ठीक है, और वो प्राक्कलन है वो संचित निधि पर भारित है। तो ऐसे देसी भाषा में समझ लो कि ऐसा कोई भी प्राक्कलन, ऐसा कोई भी पैसा जो संचित निधि पर भारित है, उस प्राक्कलन को मतदान के लिए नहीं रखा जाएगा और वोटिंग नहीं होगी। किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में उन प्राक्कलन में किसी प्राक्कलन पर चर्चा से निवारित करता है। भाई, प्राक्कलन पर चर्चा तो हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता। अगली बात, उक्त प्राक्कलन में से जितने प्राक्कलन अन्य वे से संबंधित हैं, वे लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांग के रूप में रखे जाएंगे। देखिए, जो प्राक्कलन है इसको ऐसे समझ लो आप लोग। 113 एस्टीमेट्स जो है प्राक्कलन, एस्टीमेट्स, इन प्राक्कलन को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक प्राक्कलन वो होंगे जो संचित निधि पर क्या होंगे? भारित होंगे। ठीक है ना, देखिए ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो भारित है। और ये प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित जो लोकसभा में अनुदान की मांग के रूप में, एक भारित व्यय के रूप में और एक अन्य। ये जो भारित व्यय है, भारित वाले,
ये इन पर ना तो मतदान होगा, मतदान नहीं हो सकता, और दूसरा चर्चा होगी कि नहीं होगी, चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं हो सकता। और जो अन्य वे हैं वो अनुदान की मांग के रूप में रखे जाएंगे, अनुदान मांग के रूप में। और ये जो अनुदान की मांग है ये केवल कहाँ पे रखी जाएंगी, लोकसभा में। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भाई, थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट करें। देखो फालतू होती तो मैं नहीं पढ़ाता, हमने क्या कि मूल अधिकार ये तो बहुत अच्छे से रटे होते हैं, यहाँ अगर कोई भी सवाल आए तो जीरो ही होता है उसमें, तो इनको अच्छे से पढ़ना आप लोगों को। उक्त प्राकलन में से जितने प्राकलन अन्य वे से संबंधित हैं वे लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांग के रूप में रखे जाएंगे, और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे, अनुमति देने से इनकार कर दे, अथवा किसी मांग को उसमें रकम को कम करने के लिए अनुमति दे। लोकसभा को पूरा पावर है कि किसी अनुदान की मांग को वो स्वीकार करे, अस्वीकार करे, कमी करे। तीसरी बात, किसी अनुदान की मांग पर राष्ट्र की सिफारिश पर ही की जाएगी, नहीं था नहीं। तो अनुदान की मांग है किसकी सिफारिश पर रखी जाएगी, राष्ट्रपति। जहाँ पे पैसे की बात आती है वो राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं, सिफारिश वर्ड लिखा हुआ संविधान में, याद रखना। तो जितने अनुदान की मांगे हैं ये कहाँ पे रखी जाएंगी, लोकसभा में। और किसकी सिफारिश पर, राष्ट्रपति की सिफारिश पर। और अनुदान की मांगों के संबंध में सारे के सारे जो काम है वो लोकसभा के पास में है, उसको यस करना, उसको नो करना, उस पर कटौती करना, कमी करना। क्लियर हो गया क्या। तो प्राकलन है वो भारित है या अन्य है, दो प्रकार के प्राकलन है। देखो भारित वे जो है इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि प्राकलन में से जितने प्राकलन भारत की संचित पर भारित है वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे और उस पर केवल चर्चा हो सकती है। क्लियर हो गया भाई। ऐसे याद कर लो कि मान लो आपको याद हो ही नहीं रहा तो ऐसा समझ लो 113 दो प्रकार के वे के बारे में बताता है। जैसे बजट में प्रावधान कर दिया पैसे का, अब उस पैसे को आपको निकालना है, और निकालेंगे कैसे, दो प्रकार से। एक आप निकालेंगे कि भाई ये तो अनिवार्य है, देना ही पड़ेगा। जैसे आपको फॉर्म भरने जाना है घर पे, पिताजी के पास में आपने, ये पिताजी का फंड है और इस फंड से अपने को पैसे निकालने हैं, उनसे लेने हैं पैसे। ये पैसे हम दो प्रकार से ले सकते हैं। एक है परीक्षा का फॉर्म भरना और एक है मिठाई खाना। अब ध्यान से देखिए, किसी परीक्षा का फॉर्म भरना ये चार्ज है, मतलब जिम्मेदारी समझ लो। तो पिताजी इस पर बहस थोड़ी करेंगे, सीधा दे देंगे अपने को, सीधा दे देंगे कि भाई फॉर्म भरना है तो ये भारित है, ये तो हम पर बाहर है आपका। तो भारित वे पर कोई मतदान नहीं हो सकता, हालांकि चर्चा हो सकती है। पिताजी पूछ सकते हैं किसका फॉर्म भर रहे हो, या कितनी फीस लगेगी, कहाँ भरवा के आ रहे हो, चर्चा हो जाएगी। तो भारित पर चर्चा हो सकती है। अब आप बोलो मान लो कि मिठाई खानी है, अब उस और आपने 500 रुपये मांगे, तो पिताजी के पास में 3 ऑप्शन है, या तो यस कर देंगे दे दिए, या नो कर देंगे नहीं दे, या बोले 200 ही देंगे 500 नहीं देंगे। तो ये तीनों बातें हो गई। एक चीज और है, भारित वेब पर की तो कोई बात नहीं है, पर अगर ये मिठाई वाले जो पैसे ले रहे हैं ये तभी मांगेंगे आप जब माता जी को पूछ लिया, मम्मी को पूछ लिया, और मम्मी यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, तो जो ये अन्य वे हैं ये राष्ट्रपति को पूछ कर ही हाउस में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इसको अनुदान की मांग बोलते हैं। ये लोकसभा में रखी जाएंगी और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही रखी जाएंगी। भारित पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ आ गया। अब बात करते 114 114 114 को बहुत ध्यान से समझते हैं। 114 क्या कहता है, अनुच्छेद 114 खंड 1 लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 क्या था, वही भारित वाला अनुदान की मांग के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र भारत की संचित नींव से पैसा निकाला जाएगा। इसकी हेडिंग है विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल। अब प्रावधान कर दिया तो पैसा निकालना पड़ेगा, इसको देखते हैं अच्छे से। लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदान की और भारत की संचित नींव पर भारित किंतु संसद के समक्ष पहले से रखी गई प्रदर्शित रकम किसी भी अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशि विनियोग का ओपन करने के लिए विधेयक पूर्व स्थापित किया जाएगा। देखिए इसको देखते हैं।
अनुच्छेद 114 114 इसको समझते हैं। देखिए क्या कहता है अनुच्छेद 114। 114 की जो हेडिंग है, सबसे पहले तो यही आपको मिलान करनी है परीक्षा में अगर आए, और उसका जो हेडिंग है वो है अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक ठीक। खंड कितने हैं इसके टोटल? समझ आ गया ना? एक एक चीज को ध्यान से विनियोग विधेयक को समझने के लिए सबसे पहले आपको भाई थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अपनी होनी चाहिए इन बजट की चीज़ों को लेकर। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, अनुदान की मांग क्या होता है, भारित व्यय क्या होता है, ऐसा इसको आप ऐसे समझ ले। देखिए सबसे पहले समझे इसको, लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के दिन अनुदान किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र भारत की संचित निधि से दो बातें, लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदान की और भारत की संचित निधि पर भारित किंतु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण प्रदर्शित करने किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पूर्व स्थापित किया जाएगा। ये जो विनियोग विधेयक है, ये विनियोग विधेयक जब रखा जाएगा, ये दो चीज़ों पर रखा जा सकता है। पहली बात कि आपको संचित निधि से पैसा निकाल कर लाना है, या किसी को भी किसी ऐसे का प्रावधान जो अनुदान की मांग के रूप में है। ठीक है, इसका मतलब विनियोग विधेयक के रूप में अगर आप अप्रोप्रिएशन बिल की बात करें तो इसको पहला खंड ये कहता है कि विनियोग विधेयक रखा जाएगा। एक से भी समझ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, संचित निधि से पैसे के लिए। संचित निधि से अमाउंट आपको विड्रॉल के लिए क्या करना पड़ेगा? विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल। और अभारित वे हैं, अभारित वे, इनको आप ऐसा समझ लो, अभारित वे। मतलब इसको समझ तो रहे ना कि चार्ज एक्सपेंडिचर और अचार्ज एक्सपेंडिचर, जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भारित वे होते हैं, वो विनियोग विधेयक के रूप में अपने को प्रस्तुत करने होते हैं, और अभारित है वो अनुदान की मांग के रूप में। तो ये अनुदान मांग, यही बात बस समझ लेनी इसमें, अनुदान मांग। अगर आपको उलझता दिख रहा है तो इतना याद रख लो कि 114 विनियोग विधेयक के बारे में बात करता है। विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल, तो एक भारित होंगे और एक अभारित होंगे। भारित होंगे विनियोग विधेयक के रूप में, अभारित होंगे अनुदान की मांग के रूप में रखे जाएंगे। बस ज़्यादा सवाल नहीं आएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 115 पर। हाँ ये थोड़ा सा पढ़े। इस प्रकार किए गए अनुदान की रकम में परिवर्तन करने, अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव कोई संशोधन किसी विधेयक में या संसद के सदन में प्रस्तापित नहीं किया जाएगा। पीठासीन व्यक्ति इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा और कोई संशोधन इस खंड के दिन अग्राह्य है नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो देखा जाए तो ये 114 का खंड जो 2 है, 114 का खंड 2 ये यूं कहता है, कई बार हमने ये पढ़ा है ना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। इस बात को देखो, समझो ध्यान से। इस प्रकार किए गए अनुदान की रकम में परिवर्तन करने, अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारतीय संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करना, कोई भी संशोधन ऐसे किसी विधेयक में संसद की सदन में प्रस्तापित नहीं किया जाएगा। पीठासीन इस पर, अगर संचित निधि से व्यय आपको करना है और संचित निधि से व्यय करने में आपको ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख जा रहा है, मान लो आपको करना है कि ये संचित निधि पर भारित है और उसको 1 लाख कर देते हैं, तो ऐसा कोई भी विधेयक जब पूर्व स्थापित किया जाएगा तो पीठासीन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठासीन अधिकारी, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, इसके बाद ही बिल को रखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा समझते हैं इसको। वे कमी लिख देता हूं, अगर वे में कमी करने वाला कोई भी बिल है, कमी वाला बिल और कौन से वे की बात कराए, संचित निधि पर भारित की, तो वो कैसे रखा जाएगा, याद रखना, पीठासीन अनुमति देगा इस पर, पीठासीन की अनुमति। नहीं समझ में आया ना, बता देता हूँ। ये यूं कह रहा है
पहले तो इन्होंने बता दिया कि संचित निधि पर भारित कैसे होता है, अभारित अनुदान की मांग क्या होती है। अब ये आगे ये समझा रहे हैं अपने को, कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई बिल आप लेके आ रहे हो तो संचित निधि पर भारित व्यय में कमी कर रहा है, तो वो किसकी अनुमति के बाद? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन कौन होता है? लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। वो जब कहेगा तभी ऐसा बिल रखा जाएगा। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, हमें ये बता दो कि इसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, वो बता देता हूँ। वो सवाल ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि अगर कोई भी बिल है वो संचित निधि पर भारित व्यय में कटौती से संबंधित है या परिवर्तन से संबंधित है, अनुच्छेद 114 के तहत इसकी अनुमति के बाद ही रखा जाएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। पीठासीन, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष तो केवल लोकसभा की बात करेगा, राज्यसभा का राज्यसभा की बात करेगा, ऐसा पीठासीन। अब बात करते हैं अनुच्छेद 115 की। 115 को अगर आप इससे नहीं पढ़े, देखो इसकी हेडिंग क्या है 115 की? 3 हेडिंग, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक, ठीक है। सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। 1 मिनट में समझा देता हूं। आप चाहे इसको, इसके लिए इसको मत पढ़ना, 115 की हेडिंग में लगा के आपको समझाता हूं। अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 115 को ऐसे डिवाइड करते हैं, ऐसे 3 प्रकार की मांगों के रूप में बात करता है। एक होता अनुपूरक, सप्लीमेंट्री, अनुपूरक। एक होता है अतिरिक्त। एक एक लाइन में याद कर ले, और मजे की बात है आरएस मेंस के लिए 15-15 शब्द के लिए। अनुपूरक, अतिरिक्त और अक्षेश अधिक। देखिए ध्यान से, इनको एक एक उदाहरण से समझा दूं मैं, याद हो जाएगा। अभी टोटल 115 और 116 में टोटल 6 ग्रांट के बारे में लिखा हुआ है, 6 मांगों के बारे में। अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मैंने कैसे याद किया, देखो मैं मेरा देसी तरीका बताता हूं कि मैंने इसको ऐसे याद किया। अनुपूरक, अनुपूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री की होती है कॉपी। जब हम परीक्षा देते थे तब एक कॉपी पूरी भर जाती तो अपन कौन सी कॉपी लेते थे? दूसरी, उसको सप्लीमेंट्री की कॉपी बोलते थे। इसका मतलब अगर बजट में किसी मद के लिए, मान लो शिक्षा के लिए, अब कुछ लोग हंस रहे होंगे कि हमने एक भी पूरी नहीं भरी, आप सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हो। देखिए, अगर मान लो बजट से संबंधित कोई बात करें हम, बजट में शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा और वो कम पड़ गया कि नहीं 1100 करोड़ चाहिए। इसका मतलब अगर बजट में किसी भी मद के लिए, मद यहाँ सब्जेक्ट को बोलते हैं, अगर आपने कोई फंड का प्रावधान किया है और वो कम हो गया, कम पड़ गया, उस टाइम आपको कौन सा ग्रांट चाहिए? सप्लीमेंट्री ग्रांट या अनुपूरक। इसका मतलब किसी मद के लिए जो राशि आपने आवंटित की थी वो क्या हो गई? पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, वो अपर्याप्त, तो आपको अनुपूरक। देखो अतिरिक्त, मैंने इसको ऐसे याद किया। एडिशनल, तो जिले में एडिशनल एसपी होता है, वो एक नई सर्विस ही तो है एडिशनल एसपी। तो न्यू सर्विस के लिए नई सेवा, अगर मान लो बजट में उस सेवा का प्रावधान ही नहीं था, 2 महीने बाद में आपने एक स्पेशल टास्क फोर्स के नाम से एक फोर्स बना दी, अब उसके लिए पैसा कहाँ से लाओगे? तो फिर आप कौन सी डिमांड रखोगे? अतिरिक्त डिमांड। तो नई सेवा हेतु, एक एक लाइन याद कर लो, नई सेवा, न्यू सर्विस हेतु, नई सेवा हेतु। क्लियर हो गया? अच्छा, अधिक, ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अगर स्वीकृत किया आपको वे 100 करोड़ और आपने कर दिए 1300 करोड़, तो खर्च कर दिए, तो वो खर्च करने के बाद में आपको लगे कि भाई अधिक वे हो गया, ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, तो फिर आप कौन सा डिमांड वहाँ पे रेज करते हैं? अधिक। तो अगर अधिक वे हो गया, पहले से अधिक वे हो गया, ये तो कम पड़ रहा है और ये अधिक हो गया, अधिक वे, तब आप ये अधिक याद रह जाएगा क्या? एक्सेस, स्वीकृति से अधिक व्यय जब हो जाए तब। आगे देखो, समझ में आ गया? देखो परीक्षा में सवाल पूछता है कि वो पूछेगा, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री,
इसको बोलते हैं एडिशनल, और इसको बोलते हैं एक्सेस, एक्सेस ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब आपको वो पूछेगी अतिरिक्त ग्रांट कब स्वीकृत होगा, तो बोलना अतिरिक्त सेवा आ जाए तब, नई सेवा आ जाए तब। अधिक व्यय कब, अधिक वाला अधिक व्यय हो गया तब अधिक, और अनुपूरक जब अपर्याप्त व्यय है, कम पड़ रहा है तब। यहाँ पे यही बात सारी सारी देखो, यहाँ पे ये रखा हुआ, इसको डालेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट ऑप्शन में आ गया होगा। देखिए अनुच्छेद 114 के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए वे किए गए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है, तो अपर्याप्त है तब कौन सी आएगी, सप्लीमेंट्री आएगी ना, अनुपूरक है ना, या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई। ये दोनों को एक साथ बता दिया इसने। ये कह रहा है कि अगर कम पड़ गया पैसा तो अनुपूरक, नई सेवा सर्जित हो गई तो अतिरिक्त। ठीक है, अगली बात, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक अगर कोई राशि व्यय हो गई है तो अधिक, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, यथास्थिति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राकलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएंगे या लोकसभा में ऐसे अधिक की मांग प्रस्तुत करवाएगा। अब देखो बजट रखवाने का काम किसका था, राष्ट्रपति का, तो ये मांग भी कौन रखवा रहा है, राष्ट्रपति मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कहाँ पे रखवा रहे हैं, लोकसभा में रखवा रहे हैं, इंपोर्टेंट। अगली बात, ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा भारत की संचित निवेश से व्यय या ऐसी मांग के संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी अनुच्छेद 112, 113, 114 के उपबंध वैसे ही लागू होंगे जो वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय किसी अनुदान की मांग के संबंध में और भारत में संचित निधि के ऐसे व्यय अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि। ये यूं कह रहे हैं कि अगर ये सारी मांग आपको हमने पढ़ाई है, इन पे भी वैसे ही सारे नियम लागू होंगे जैसे कि सामान्य बजट के ऊपर लागू हो रहे हैं, 112 पर लागू हो रहे हैं। समझ में आ गया। अब बात करते हैं 116 की। 116 इससे आसान है। देखिए 116 को भी मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ कितने प्रकार के मांगे आ गई, 3। कौन कौन सी बताओ, अनुपूरक है, अतिरिक्त है और अधिक है। 116 में 3 प्रकार के अनुदान है, लेखानुदान है, प्रत्यानुदान है और अपवादा अनुवाद है। तो 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। लेखा, प्रत्या और अपवादानुदान, इसको ध्यान से समझ लो। देखो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी बजट हम रखते हैं तब बजट को पारित होते टाइम थोड़ा टाइम लग जाता है। पैसा तो आपको बाद में मिलेगा ना। बजट आपने अगर मान लो मार्च 28 फरवरी के आसपास रखा, तो आजकल तो जल्दी रखने लग गए, तो अब आपको नया वित्तीय वर्ष तो शुरू हो जाता है जल्दी, और बजट से पैसा आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है। उस टाइम में वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान के रूप में आपको कुछ पैसा मिल जाता है। कि ऐसा है कि विनियोग विधेयक जब तक पारित होता है उससे पहले ही आपको किसी मद में स्वीकृत जो अमाउंट है उसका एक हिस्सा अपने को अनुदान की मांग के रूप में मिल जाता है, लेखानुदान के रूप में मिल जाता है। प्रत्यानुदान का मतलब क्या होता है कि उस मद के लिए अगर उस वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया,
तो प्रत्यानुदान के रूप में मिलता है। और अगर मान लो कोई आकस्मिकता आ गई, कोई कोविड आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो अपवादानुदान आता है। तो ये इसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट। आज वाली क्लास थोड़ी भारी पड़ी लगती है आप लोगों को, क्या समझ आ रहा है भाई? ये पॉलिटी का सबसे टफेस्ट फेज है, 110 से लेकर और 120 तक का। जनरली आपको ये मिलता भी नहीं है, जनरली समझ में भी नहीं आता है, सबसे टफ पार्ट है। छोड़ सकता था मैं भी इसको, पर आप लोगों की समझ एक बेहतर हो जाए। अगर ये क्लास आपको टफ लगती है, एक बार और पीछे, 2 बार पीछे कर। ये कॉन्सेप्ट क्या, देखो मूल अधिकार कितने, सबको पता मूल कर्तव्य कितने, ये किसी को नहीं पता कि प्रत्यानुदान क्या है। जबकि पॉलिटी में उतना ही, ये भाग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले वाला भाग है, पर नहीं पढ़ा जाता इसको। इसको बोलते हैं वोट ऑन क्रेडिट। और अपवादा अनुदान को बोलते हैं ये एक्सेप्शनल। अपवाद किसको बोलते हैं? एक्सेप्शनल को। तो एक्सेप्शनल ग्रांट। अब नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, उल्टे से चलते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है? अपवादा अनुदान का मतलब क्या होता है कि आकस्मिक कोई व्यय हो गया, जैसे बजट में हमें पता थोड़ी था कि कोई कोविड आ जाएगा क्या, फिर आकस्मिक व्यय हो गया 500 करोड़ रुपए का, अब उसको कहाँ से लाएं? वो अपवादा अनुदान होता है। तो आकस्मिकता में कंटीजेंसी जब भी हो जाती है, आकस्मिक व्यय। नई सेवा के लिए कौन सा था? अतिरिक्त था ना, पहले आपको पढ़ा के आए। और किसी वित्तीय वर्ष में कोई सेवा के लिए मद के लिए राशि की अगर कमी पड़ जाए तो अनुपूरक हो गया, और पहले से अगर खर्च कर दे तो अधिक हो गया। ठीक। प्रत्यानुदान वोट ऑन, देखो ये क्रेडिट लिखा हुआ है। क्रेडिट का मतलब हम क्या समझते हैं यहाँ पे? उधार से समझते हैं कि जिस वर्ष प्रावधान किया गया था, वार्षिक वित्तीय उसका प्रावधान नहीं किया गया था, तो इसका मतलब उस सेवा का प्रावधान ही नहीं किया वित्तीय विवरण में, प्रावधान ही नहीं। और लेखानुदान का मतलब, वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि जो बजट होता है उसका कुछ हिस्सा, मतलब लगभग 1/6 पार्ट, वो आपको विनियोग विधेयक पारित होने से पूर्व अगर किसी मद पर खर्च करना है तो कुछ अग्रिम दे दिया जाता है। ये एडवांस में अमाउंट होता है, अकाउंट और एडवांस। तो ये एडवांस अमाउंट होता है अग्रिम के रूप में। अब हम इसको पढ़ देते हैं भाई। टोटल 6 आपको डिमांड बताइए। देखो इधर देखो, 3 ये और 3 ये, इन 6 को याद कर लो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। ये है अनुपूरक की राशि है पर्याप्त हो गई, ये नई सेवा के लिए, ये अधिक व्यय के लिए। वोट ऑन अकाउंट है, ये अग्रिम भुगतान कर दिया जाता है कि जब तक आपका विनियोग विधेयक पास हो तब तक कुछ पैसे खर्च कर लो आप। प्रत्यानुदान है कि उस सेवा का मान लो प्रावधान ही नहीं था, उसके लिए आपको खर्च करना। और अपवादानुदान कोई आकस्मिक व्यय आ गया तब। अब इसको ओरिजिनल से देखते हैं। देखिए, इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राकलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस पर अनुदान के लिए मतदान के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक उस व्यय के संबंध में 114 के अग्रिम दे देना। ये देखो एडवांस, देखो समझो यार इसको, बहुत अच्छी लाइन है। अग्रिम क्या कह रहा है? किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राकलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक, जब तक प्रक्रिया चलेगी तब तक 114 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम दे देना। ये तो हो गया अग्रिम। एडवांस दे रहे हैं तो क्या है? वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट। और इसको क्या बोलते हैं? लेखानुदान, लेखा के रूप में अनुदान। इसके बाद में है जब किसी सेवा की महत्ता मतलब इंपॉर्टेंस या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ में वर्णित नहीं की जा सकती तो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतः दिया जाता है। तो भारत की संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए अनुदान करने की बात। तो ये क्या हो गई कि ऐसी सेवा है जिसका हम बता नहीं सकते कितने रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। भाई जैसे मान लो पल्स पोलियो अभियान चल रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो हम बता नहीं सकते कि इस पर हम कितना खर्च कर सकते हैं। उसके लिए फिर क्या आ जाएगा? प्रत्यानुदान, राइट। ये पता नहीं चलेगा। और अंतिम है ये किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान के भाग है ही नहीं, अपवाद के रूप में। ठीक है,
तो ये अपवादानुरूप, इसका मतलब ये आकस्मिक आ गई है चालू सेवा। किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है, वो ऐसी सर्विस चल रही है, पहले से चल रही है ऐसा मान लो, और अनुदान का भाग ही नहीं है, तो इसको आकस्मिक बोल देते हैं हम। इसके लिए क्या होएगा? अपवादानुदान। आगे देख लो। चालू अनुदान का भाग नहीं तो अपवादानुदान शक्ति होगी। और जिन परियोजना के लिए युक्त अनुदान के लिए भारत की संचित पर धन निकालना विधि प्राधिकरण संसद को शक्ति हो जाएगी। ठीक है। खंड 1 मतलब ये ऊपर वाला के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 113 और 114 के उपबंध ये वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे कि वो सेम की सेम बात आ गई कि अगर ऐसा कोई आप इन 6 सर्विस के लिए, अब बताओ 6 सर्विस के नाम लिख दूं एक बार आपके, देखे कितने हैं, तो फिर 117 पे चलते हैं। देखो टोटल 6 है ना, इसको ऐसे समझ लेते हैं 3-3 के जोड़े में। टोटल 6 सर्विस है। पहली है अनुपूरक सप्लीमेंट्री, फिर अतिरिक्त, फिर है अधिक। इनको मैं एक ट्रिक से और याद करा सकता हूं अगर चाहो तो। देखो सप्लीमेंट्री की कॉपी लेते हैं, उसमें अतिरिक्त लिखेंगे तब अधिक नंबर आएंगे, याद रह जाएगा। अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक, ये है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अपवादानुदान अनुपूरक में क्या होता है कि कोई सर्विस सेवा चल रही उसके लिए कुछ अतिरिक्त धन दे देना, तो ये एडिशनल अमाउंट हो गया। और अतिरिक्त में क्या होता है? नई सेवा। एक एक कीवर्ड लिखते हैं इसको, इसमें कोई नई सेवा का सर्जन हो गया। यहां कोई सेवा के लिए जो धन आपने दिया वो कम पड़ गया, मतलब धन कैसा हो गया? अपर्याप्त हो गया। तो अपर्याप्त हो गया तो थोड़ा और धन दे देना। और अधिक में क्या होता है? अधिक में होता है कि आप पहले से ही क्या कर चुके हैं, अधिक व्यय हो गया है। ठीक। लेखानुदान में क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट में क्या होता है? जब तक पास होता है तब तक कुछ हिस्सा पहले ही खर्च कर देना, मतलब पहले दे देना अग्रिम में, ये एडवांस में अमाउंट दे देना आपको। प्रत्यानुदान में क्या होता है? प्रत्यानुदान में होता है, देखते हैं। अपवादानुदान में क्या होता है? कोई आकस्मिक सर्विस आ गई, और प्रत्यानुदान में प्रत्यानुदान में होता है कि प्रावधान ही नहीं था उसका, तो प्रावधान नहीं होने पर प्रत्यानुदान, प्रावधान नहीं था। याद हो गया क्या? ये आर्टिकल अनुच्छेद कौन सा है? 115, और ये आर्टिकल है 116। राइट, समझ आ गया? आगे बढ़ जाए। चलो अब बात करते हैं 117 की। देखो 117 को इससे भी समझा देता हूँ, पहले मैं मेरी भाषा में समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले चलो समझ लेते हैं इसको। 117 अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से चेतक, कौन सा? धन विधेयक के 6 के 6 विषय 7 के 7 विषय लिखे हुए थे, में निर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्र की सिफारिश से ही पूर्व स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। परंतु किसी कर के घटाने, अगर कर घटा रहे हैं, जनता को रिलैक्स दे रहे हैं, के लिए उपबंध करने वाला किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। देखो, परंतु कर को घटाना या उसको कमी करना उत्साधन कर रहे हैं, तब संशोधन के प्रस्ताव के लिए राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी। ध्यान से, अगर कोई टैक्स लगा रहे हैं तो राष्ट्रपति को पूछेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति।
और मान लो टैक्स घटाना है या उसको खत्म करना है, तब ऐसा विधेयक रखेंगे। तो कभी भी रखो ना, आप मेरे से पैसे उधार लोगे तो मुझसे पूछोगे, आप मुझे कुछ पैसा दोगे तो डाल देना, बिना पूछे बिना डाल देना, कैसी बात है। ठीक है साईं। कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण से नहीं समझा जाएगा कि वो जुर्माने अन्य धनीय शास्त्रियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्ति के लिए फीसों की या ऐसी कोई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उनके संदाय के उपबंध करता है, अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा प्रयोजन के लिए किसी कर का अधिरोपण उत्साधन परिवर्तन कर रहा है। समझ में आ रहा है कि वो वहां वाली बात है। अगर वो फीस आ गया, कोई जुर्माना आ गया या स्थानीय प्राधिकारी टैक्स आ गया, तो इस कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषय से किसी के लिए उपबंध करने वाले केवल इस कारण से नहीं समझा जाएगा कि वो ये काम कर रहा है, इसको बाहर किया है। अगली बात, जिस विधेयक को अनियमितता और परिवर्तन किए जाने पर भारत की संसद ने उसे वे करना पड़े, वह विधेयक संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन की राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं दी हुई। एक्चुअली ये जो बात कह रहा है ये 117 में बात कर रहा है वित्त विधेयक की। देखिए ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं मैं। वित्त विधेयक इतना बड़ा है और इसका एक भाग क्या है, धन विधेयक है। इसका मतलब सारे के सारे जो धन विधेयक होते हैं वो क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। पर सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। नहीं समझा? जैसे मान लो वित्त विधेयक, वित्त की बात इतनी बड़ी है और वित्त में टोटल 100 बातें आती हैं, उसमें से 7 बात धन में आती हैं। इसका मतलब वित्त जो है वो तो बहुत बड़ा है, उसका एक पार्ट धन विधेयक है। उसकी बात तो 110 में पढ़ गया है हम, और इसकी बात कहाँ पे पढ़ रहे हैं, 117 में। और 117 में भी कुछ बातें अलग अलग हैं, मतलब 2 भाग हो गए। ठीक है, एक 117 एक और 117 3, ये 2 अलग अलग पार्ट है। देखिए ऐसा समझ लो यार, आपकी वित्त विधेयक जो है वो साधारण विधेयक की तरह ही है। इस लाइन को याद कर लोगे तो संकट खत्म हो जाएंगे, साधारण विधेयक की तरह। छोड़कर 2 बातों में, केवल लोकसभा में रखा जाएगा और राष्ट्रपति की पारित करते टाइम राष्ट्रपति की अनुमति। नहीं समझ में आया? देखो मैं ऐसा बता रहा हूं आपको, एक लाइन तो याद कर ही सकते हो ना। ये याद करना कि धन विधेयक की तो स्पेशल बात हमने 110 में देख ही ली। ये जो वित्त विधेयक की बात है, वित्त विधेयक साधारण विधेयक की तरह ही होता है। क्वेश्चन आ जाए कि वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है क्या, आप कहना बुलाई जा सकती है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है क्या, भेज सकता है। मतलब मैं ये एक लाइन लिख रहा हूं तो आप समझोगे, ये देखो ये लिखा साधारण विधेयक की तरह ही है। तो जो काम साधारण विधेयक में होते सारे वित्त विधेयक में भी होते हैं। छोड़कर 2 बातों को, इसको केवल लोकसभा में रखा जाएगा, पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, ये 2 खंड है, आप याद रख लेना। अब बात करते हैं आर्टिकल 118। ऐसा करते हैं 117 तक हो गया, 118 से 121, 22, 23 तक 4 आर्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में भी कर लेते हैं। ठीक है।